कैसे हैं? ठीक है आप। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग थ्योरी सब्जेक्ट का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसको हेलगट ई पेपलाय ने क्या किया था, प्रपोज किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम हेलगट ई पेपलाय की जो थ्योरी है, जिसको हम थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस थ्योरी के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलगट पेप्लाई की बायोग्राफी को, उनकी जो ज़िंदगी है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। फिर इसके बाद हम हेलगट पेप्लाई की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह से इंटरपर्सनल थ्योरी के जो मेटा पैराडाइम है, ठीक है, जो मेजर कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। मेटा पैराडाइम से मुराद मेजर कंसेप्ट, ठीक है, कोरिलेट करेंगे इसको हम नर्सिंग प्रोसेस के साथ, इसको कंपेयर करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करता है या नहीं, नर्सिंग में इसको हम अप्लाई कर सकते नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसके अलावा इस थ्योरी की जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इंटरपर्सनल थ्योरी की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और आखिर में इस थ्योरी की कंक्लूजन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आज का लेक्चर जो है इंतहाई आसान है, इंतहाई सिंपल है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी से इसकी समझ आ जाएगी और कोई मसला आपको इसमें नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं हिलगट ई पेप्लाई की जो बायोग्राफी है उसके हवाले से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिलगट ई पेप्लाई जो है कब पैदा हुई थी, 1 सितंबर 1909 को इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिलगट ई पेप्लाई की पैदाइश 1 सितंबर 1909 को हुई थी। इसी तरह से इनका जो डेट ऑफ डेथ है वो क्या है, 17 मार्च 1999 को इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। वाज एन अमेरिकन नर्स, ये एक अमेरिकन नर्स थी। ठीक है। एंड द फर्स्ट पब्लिश्ड नर्सिंग थ्योरीज सिंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इसी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद पहली नर्सिंग थ्योरिस्ट थी जिन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था। ठीक है। इसी तरह से हर कैरियर इन नर्सिंग बिगेन इन 1931, नर्सिंग में इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1931 से इनकी नर्सिंग फील्ड में शुरुआत हुई थी इनकी कैरियर का। इसी तरह से बीए इन इंटरपर्सनल साइकोलॉजी फ्रॉम बिगिनिंग टू बिनिंग टू कॉलेज इन 1943। अच्छा जी, इन्होंने इंटरपर्सनल साइकोलॉजी में बीए कब किया था, इन्होंने इंटरपर्सनल साइकोलॉजी में बीए जो है वो 1943 में किया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर क्या करनी होगी, अपने साथ याद रखनी होगी। ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज़ में वन बाय वन एक एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ है, तो वहाँ से भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से एमए इन्होंने साइकेट्रिक नर्सिंग में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया था 1947 में। न्यूयॉर्क में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर उन्होंने इन्होंने जो है 1947 में एमए किया था साइकेट्रिक नर्सिंग में। इनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है इसकी पब्लिकेशन कब हुई थी, 1952 में इन्होंने अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी है इसको पब्लिश किया था। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। तो ये सिंपल कुछ इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं हिलगट पेप्लाई की थ्योरी की तरफ। हिलगट पेप्लाई ने अपनी थ्योरी में नर्सिंग की डिफिनीशन कैसे की है, अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
हिलगर्ट पेपलाय ने नर्सिंग अपनी जो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी है इसमें नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है। इन्होंने कहा था कि एन इंटरपर्सनल प्रोसेस ऑफ थेराप्यूटिक इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल who is sick or in need of health services and a nurse specially educated to recognize respond to the need for help। ठीक है, हिलगर्ट ई पेपलाय ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है अपनी जो इंटरपर्सनल थ्योरी है वो कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग जो है ये असल में एक इंटरपर्सनल थेराप्यूटिक इंटरेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इंटरपर्सनल से क्या मुराद है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्स और क्लाइंट क्या करते हैं, नर्स और क्लाइंट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन होती है तो ये थेराप्यूटिक इंटरेक्शन होती है जिसमें जो नर्सेस होते हैं वो अपने जो पेशेंट होते हैं उनकी जो बीमारी है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो नीड्स है सेहत के हवाले से, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस के हवाले से उनको क्या करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से इसमें हमारे साथ जो नर्सेस होते हैं वो नर्सेस स्टाफ स्पेशली क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने पेशेंट के जो नीड्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके मुताबिक उनको क्या करते हैं, केयर दे सकते हैं। तो ये डिफिनीशन जो है, ये डिफिनीशन हिलगर्ट पेपलाय ने नर्सिंग की थी। ठीक है, कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, नर्सेस अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उस इंटरेक्शन को हम इंटरपर्सनल थेराप्यूटिक इंटरेक्शन कहते हैं। जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, जिसमें नर्सेस अपने पेशेंट की जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी उनके नीड्स होते हैं, तो उस नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनके नीड्स के मुताबिक उनको केयर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हिलगर्ट पेपलाय ने नर्सिंग की थी, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको यही डिफिनीशन जो है वर्ड बाय वर्ड यही डिफिनीशन आपको दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि इस डिफिनीशन को किसने किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था, वर्जीनिया हेंडरसन ने किया था या हिलगर्ट पेपलाय ने किया था। तो ये डिफिनीशन जो है हिलगर्ट पेपलाय ने किया है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, यस सर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने मज़ीद ये बात कही थी कि हमारे साथ जो नर्सिंग है इसमें क्या होता है, इन हर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी डॉक्टर पेपलाय emphasized the nurse client relationship, holding that this relation was the foundation of nursing practice। बहुत ही बुनियादी बात इस थ्योरी में हिलगर्ट पेपलाय ने की थी। हिलगर्ट पेपलाय ने इस थ्योरी में ये बात की थी कि नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है और यही वो रिलेशनशिप है जिसके बेस पर नर्सेज जो है बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं और अपने क्लाइंट की जो ज़रूरियात है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसको इन्होंने बुनियादी क्यों कहा था, इसको फंडामेंटल क्यों कहा था, इसको फंडामेंटल इस वजह से कहा था कि फ्लोरेंस सॉरी जो हिलगर्ट पेपलाय थी इनको पता था कि अगर नर्स और क्लाइंट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ऐसी कायम हो जाए कि क्लाइंट जो है वो क्या करे, वो नर्सिस के साथ कोऑपरेट करे, वो और नर्सिस जो है वो क्लाइंट को इस तरीके से डील करे कि इन दोनों का दरमियान जो है एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप कायम हो जाए, तो फिर वो क्लाइंट्स क्या करेंगे, वो क्लाइंट जो है बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के अपने नर्सेस के साथ अपने मसाइल को शेयर करेंगे, अपने प्रॉब्लम को जो है उनके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह से नर्सेस जो है वो बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट्स की जो ज़रूरियात है, उनके जो मसाइल है उसको हल कर सकेंगे। तो इसी बुनियाद पर हिलगर्ट पेपलाय ने जो है इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि नर्स क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसका इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर ये इफ़ेक्टिव होगी तो इससे नर्स क्लाइंट दोनों को बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो इस वजह से डॉक्टर
हेलगेट पेपलाय ने जो है ये बात कही थी, ठीक है। मज़ीद क्या कहते हैं, इनकी थ्योरी के जो बुनियादी एजम्पशन है वो क्या है, इनकी थ्योरी के जो बुनियादी एजम्पशन है, जो मेन नकात है वो ये है कि नर्स एंड पेशेंट कैन इंटरेक्ट। ये तो सिंपल बात है, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में इंटर होते हैं तो सबसे पहला उनका जो इंटरेक्शन होता है तो वो नर्सिस स्टाफ के साथ ही उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये पहली बात कही थी कि नर्स और पेशेंट के दरमियान क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि पिपलाई emphasize that both the patient and nurse mature as the result of the therapeutic interaction। ठीक है, मतलब यह है कि जब पेशेंट और क्लाइंट के दरमियान, सॉरी, पेशेंट और नर्स के दरमियान इंटरेक्शन हो जाती है, उनके दरमियान 2-3 दफ़ा जो है आमना सामना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो बातचीत के दौरान या बातचीत के बाद जो है वो एक दूसरे को जान लेते हैं, ठीक है। अगर इंटरेक्शन जो है वो अच्छी हुई हो, अगर नर्सिस ने जो है अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील किया हो, तो इससे क्लाइंट जो है वो अपने नर्सिस पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह से वो फिर अपने नर्सिस के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो फिर बेहतर तरीके से नर्सिस जो है उनसे डेटा गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट करने में कामयाब होते हैं। तो कहते हैं कि अगर पेशेंट और नर्स दोनों के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हुई हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दोनों जो है बोल्ड हो जाते हैं। पेशेंट जो है वो किसी किस्म के हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते, वो फिर अपने प्रॉब्लम जो है नर्सिस के साथ बगैर किसी हिचकिचाहट के शेयर करते हैं, और नर्सिस जो है उनको फिर क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दो बुनियादी एजम्पशन जो है हेलगेट पेपलाय ने अपनी थ्योरी में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसी तरह से तीसरी बात हेलगेट पेपलाय ने ये कही थी कि कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स रिमेन फंडामेंटल नर्सिंग टूल। वही बात है जो कि अभी स्टार्ट में ही मैंने कही थी कि अगर नर्सिस जो है वो फर्स्ट टाइम अपने पेशेंट को फेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है अगर नर्सिस अपने पेशेंट को अच्छे अंदाज से उनको क्या करे, उनको हैंडल करे, उनके जो सवालात है उसका जवाबात, उन उसके जो है सेटिस्फाइंग जवाबात पेशेंट को दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पेशेंट में एतमाद जो है वो क्या होगी, पैदा होगी नर्सिस के लिए, वो नर्सिस पर फिर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से वो नर्सिस से मुतासिर होंगे। सो अगर इस तरीके से नर्सिस क्या करते हैं, अपने पेशेंट को डील करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, और बेहतर तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं, अच्छे लहजे में करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी पेशेंट से डेटा कलेक्ट करने में। चौथी बात हेलगेट पेपलाय ने ये कही थी कि पेपलाय बिलीव दैट नर्सिस मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड देमसेल्फ टू प्रमोट देयर क्लाइंट ग्रोथ and to avoid limited client choices to those that nurse values, ठीक है। पिपलाई ने जो है, पिपलाई जो थी वो इस बात पर यकीन रखती थी कि नर्सिस जो है, नर्सिस को अपनी ज़िम्मेदारी जो है ये बखूबी जाननी होगी कि उनकी जो क्लाइंट है, ठीक है, उन्होंने जो है अपने क्लाइंट का ख्याल रखना है, उनकी ग्रोथ जो है उसको इम्प्रूव करनी है, और ऐसी कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे क्लाइंट जो है वो किसी भी किस्म के हिचकिचाहट के शिकार हो, किसी भी किस्म की उनको डिसीजन लेने में जो है परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये चौथी बात जो है हेलगट पेपलाय जो थी, इन्होंने ये चौथी बात कही थी कि नर्सिस जो है इनको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना होगी, और अपने पेशेंट की जो ग्रोथ है, उनकी जो हेल्थ मेंटेनेंस है उसको इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करना है, ठीक है। और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनके जो क्लाइंट है वो हिचकिचाहट का शिकार हो, या वो इरिटेट हो, या वो एंजाइटी का शिकार हो, या उनमें खौफ डर जो है वो पैदा हो जाए, ठीक है, और वो फिर अपनी बातें जो है वो शेयर ना करे, ठीक है। तो ऐसे कामों से नर्सिस ने अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है, और उनको जो है अपने पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में जो है रखना होगा।
इसी तरह से मेजर कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हिलगर्ट पेप्लाई पर्सन के बारे में उनकी क्या ख्यालात थे, हेल्थ के बारे में वो कैसे सोचती थी, सोसाइटी या इन्वायरमेंट के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, नर्सिंग के बारे में वो क्या सोचती थी। तो इसके हवाले से अब हम वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। पर्सन के बारे में हिलगर्ट पेप्लाई के जो ख्यालात थे वो कुछ इस तरह से थे कि वो कहती थी कि Pepli define mean is an organism that strive in its own way to reduce tension generated by needs. The client is an individual with filled a need. ठीक है। पेप्लाई जो थी वो ह्यूमंस के बारे में ये सोचती थी कि जो ह्यूमन बीइंग है ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसी मखलूक है जो कि अपने तरीके से ही अपने टेंशन्स को कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो टेंशन उनकी नीड्स की वजह से जनरेट हुई होती है, पैदा हुई होती है। मतलब इंसान को खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब इंसान को भूख लगती है तो भूख की वजह से वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो अब इस भूख को मिटाने के लिए वो इंसान क्या करेंगे, इस भूख को मिटाने के लिए वो इंसान जो है अपनी क्या कहते हैं अपनी जगह से उठेंगे, ठीक है। इधर उधर दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, मज़दूरी करेंगे और उस मेहनत मज़दूरी से उनको फिर जो पैसे मिलते हैं तो उस पैसों से वो अपने लिए क्या करते हैं, आटा ख़रीदते हैं, खाना ख़रीदते हैं और इस तरह से अपनी जो भूख है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो यही बात हिलगर्ट पेप्लाई ने कही है कि इंसान जो है ये एक ऐसी मखलूक है जो कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो ख़ुद से ऐसे इक़दामात करते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरियात को क्या करते हैं, पूरी करते हैं, ठीक है। द क्लाइंट इज़ एन इंडिविजुअल विद अ फील्ड नीड। सो पेशेंट जो है, पेशेंट ये वो लोग होते हैं जिनको ख़ास तरह की केयर की ज़रूरत होती है और उस ख़ास तरह की केयर को हासिल करने के लिए वो कहाँ आते हैं, वो क्लिनिक आते हैं, वो हॉस्पिटल आते हैं, वो नर्सिस के पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं और फिर वही नर्सिस डॉक्टर जो है पेशेंट्स की जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करके, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके मुताबिक पेशेंट को क्या करते हैं, केयर देते हैं और इसी तरह से उनके जो नीड्स है उसको उसमें उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो पर्सन के हवाले से हिलगर्ट पेप्लाई के ये ख्यालात थे। इसी तरह से हेल्थ के बारे में वो ये कहती थी कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ वर्ड symbol that implies forward movement of personality and other ongoing human processes in the direction of creative, constructive, productive, personal and community living, ठीक है। हेल्थ के बारे में हिलगर्ट पेप्लाई ये सोचती थी कि हेल्थ जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये किसी भी शख्स की वो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी का वो मतलब पर्सनैलिटी की वो खूबी होती है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, जिसके बेस पर वो अपने माशरे में जो है रहने की कोशिश करते हैं, अपने माशरे में जो है वो रहने सहने के काबिल होते हैं और इसी तरह से अपने माशरे में अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जो है गुजारने के काबिल होते हैं, ठीक है। अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको मेंटेन रखने के काबिल होते हैं और क्रिएटिव काम करने के काबिल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इस डिफिनीशन से मुराद ये है कि हिलगर्ट पेप्लाई जो थी वो हेल्थ के बारे में ये सोचती थी कि हम किसी भी शख्स को तब हेल्दी कह सकते हैं जब उनमें ये खसूसियात जो है वो मौजूद हो कि वो माशरे में ऐसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हो कि वो खुद से अपने काम करने के काबिल हो, खुद से अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है वो उसको पूरे करने के काबिल हो, खुद से जो है वो अपनी माशी ज़रूरियात जो है वो पूरे करने के काबिल हो, ठीक है। अपने लिए रहने की जगह जो है वो खुद से जो है ढूँढने के काबिल हो या उसने जो है रहने की जगह जो है वो खुद से अपने लिए जो है बनाई हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों को हम हेल्दी कहेंगे क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको पता है कि रोटी कपड़ा मकान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हेल्थ से मुराद यही है, ठीक है। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर।
अच्छा जी, सर कोई आपसे एक सवाल पूछना था। जी, जी, पूछिए। सर ये सारी थ्योरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आपने ये सारे थ्योरी जो है लाज़मी तौर पर याद करने होंगे, ठीक है? इसकी ख़ास तौर पर ये जो डेफ़िनिशन है, जो मैं आपको मेटा पैराडाइम्स बताता हूँ, और इसके अलावा जो नर्सिंग की थ्योरी की जो फर्स्ट डेफ़िनिशन होती है, जिसमें नर्सिंग को डिफ़ाइन किया होता है, तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी भी मैंने आपको कहा कि आपको नर्सिंग की डेफिनेशन दी गई होगी और आपको कहेंगे कि ये डेफिनेशन किस थ्योरिस्ट ने की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी, वर्जीनिया हेंडरसन ने की थी, या हेलगट पेपलाय ने की थी। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान एमसीक्यूज होते हैं। इसके पास पेपर मेरे साथ मौजूद है, वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ में एक दो दिन में शेयर कर दूंगा। तो उसको आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन याद जो है आपने सारा कुछ करना है। नर्सिंग थ्योरी तो बहुत ओके ही सर। शॉर्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपने कोई भी चीज़ जो है नहीं छोड़नी, ठीक है? सर जो वीडियो आप करवा रहे हैं इसकी स्लाइड तो शेयर कर दे प्लीज। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ओके सर। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में हेलगट पेप्लाई के क्या ख्यालात थे? इन्वायरमेंट के बारे में हेलगट पेप्लाई ये कहती थी कि आल दो पेप्लाई डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस सोसाइटी और इन्वायरमेंट, शी डज इनकरेज द नर्स टू कंसीडर द पेशेंट कल्चर एंड मोड्स व्हेन द पेशेंट एडजस्ट टू हॉस्पिटल रूटीन, ठीक है? इस बावजूद इसके कि हेलगट पेप्लाई जो थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में इन्वायरमेंट के बारे में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है ये बात कही थी कि नर्सेस को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करे, ठीक है, एक ऐसे माहौल में उनको रखें जहाँ पर उनके जो रस्म व रिवाज है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो रिलीजियस बिलीव है, उनके जो वैल्यूज़ है, उसका ख्याल रखा जा रहा हो, ठीक है? तो इस तरह से फिर उन पेशेंट्स को अपनी हॉस्पिटल में जहाँ पर उन्हें केयर दी जा रही होती है, तो उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये बात जो है हेलगट पेप्लाई ने एनवायरनमेंट के बारे में कही थी, ठीक है? कि आपने अपने पेशेंट को ऐसा माहौल देना है, ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड करना है जहाँ पर उनके कल्चर का भी ख्याल रखा जा रहा हो, उनके रिलीजियस वैल्यू का भी ख्याल रखा जा रहा हो, उनके जो तौर तरीके हैं उसका भी ख्याल रखा जा रहा हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे और उनको फिर उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में आसानी होगी। तो ये बात जो है एनवायरनमेंट के बारे में हेलगट पेप्लाई ने कही थी। इसी तरह से नर्सिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है। नर्सिंग के बारे में वो कहती थी कि Helget Pepli considered nursing to be a significant therapeutic interpersonal process. She defined it was a human relationship between individual who is sick and or in need of health services and a nurse specially educated to recognize and to respond टू द नीड्स फॉर हेल्प, ठीक है? वही डिफिनीशन है जो कि स्टार्ट में हमने पढ़ी थी। नर्सिंग के बारे में हेलगट पेप्लाई ये कहती थी कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें नर्स क्लाइंट जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से इनके दरमियान में बाहमी एक ताल्लुक जो है वो बन जाती है, और इसी ताल्लुक के बेस पर फिर नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है मालूम करते हैं, और फिर उसी ज़रूरियात के मुताबिक वो अपने पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनको जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये डिफिनीशन जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है, ठीक है? अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं मेटा पैराडाइम, आप देख सकते हैं, ठीक है?
नर्सिंग में नर्सिंग एक्शन के हवाले से बात की है कि जो नर्सेज हैं उन्होंने किस तरह से अपने पेशेंट को केयर देनी है, किस तरह से उन्होंने अपने पेशेंट के साथ डीलिंग करनी है। पर्सन के हवाले से मतलब ये है कि पर्सन से मुराद वो लोग जिनको केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिसिपिएंट ऑफ केयर से मुराद वो लोग, वो मरीज़, वो पेशेंट जिनको केयर देनी होती है, जिनको केयर की ज़रूरत होती है। हेल्थ से क्या उन्होंने मुराद लिया था? हेल्थ से मुराद डिफाइंड बाय पर्सन। हेल्थ जो है ये किसी भी पर्सन को क्या करती है, डिफाइन करती है। उनकी जो स्टेटस होती है, जो हेल्थ स्टेटस होती है, उससे हमें हेल्थ का पता चलता है, ठीक है। सॉरी। एनवायरनमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल था? एनवायरनमेंट के बारे में वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात कर रही थी, ठीक है, कि हम अपने पेशेंट को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर उनकी जो रिलीजियस वैल्यू है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसका भी ख्याल रखा जा रहा हो, और जो उनके एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसमें उनके कल्चर, तौर तरीके, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो है हमने अपने पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जिससे वो फिर क्या होंगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे और वो आसानी से जल्दी उस इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। फेजेस इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एमसीक्यूज के हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हिलगर्ट पेप्लाई की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है उसके कितने फेजेस है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसके हमारे साथ 4 फेजेस है। एक ओरिएंटेशन फेज है, दूसरा हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन फेज है, तीसरा हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन फेज है, और चौथा हमारे साथ रेजोल्यूशन फेज है। और ये वाले पॉइंट जो है इससे ऑलरेडी एमसीक्यू जो है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिले, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हमारे साथ 4 फेजेस है। एक ओरिएंटेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन, और जो लास्ट वन है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन जो है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का वो फेज है, ठीक है, ये फर्स्ट फेज है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट फेज है इंटरपर्सनल रिलेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। मतलब ये हमारे साथ वो फेज है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं, और उस डेटा के ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोज करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज से मुराद ये वो फेज है जिसमें हम पेशेंट से डेटा जमा करके उसके बुनियाद पर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करते हैं। पेशेंट मीट्स नर्स एज अ स्ट्रेंजर, चूँकि पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम नर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको नर्सेज जो है वो स्ट्रेंजर लगते हैं, स्ट्रेंजर उनको महसूस होते हैं, ठीक है। Patient and nurse collaborate to define problem and decide type of services need। ये वो फेज है जिसमें पेशेंट और नर्स दोनों मिलजुल कर क्या करते हैं, मिलजुल कर प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? पेशेंट से नर्सेज जो है क्या करते हैं, नर्सेज उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, डेटा उनसे गैदर करते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए। इसी तरह से दोनों कोलेबरेट करके उस डेटा से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके मुताबिक जो सर्विसेज है उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट जो है हमने पेशेंट को देनी है। इसके अलावा पेशेंट सीक असिस्टेंस फ्रॉम नर्स, कन्वे नीड्स एंड आस्क क्वेश्चन। ये हमारे साथ वो फेज है जिसमें पेशेंट को जो है नर्स की मदद जो है वो हासिल होती है। नर्सेज जो है वो पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से पेशेंट की जो नीड्स होते हैं वो नीड्स जो है पूरी की जाती है, और इस तरह से अगर पेशेंट के कुछ क्वेश्चन हो, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो वो जो है क्वेश्चन करके अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। इसके अलावा नर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज टू असेस पेशेंट, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज से मुराद ये है कि उन्होंने जो डेटा गैदर किया होता है, कलेक्ट किया होता है, तो उसी डेटा के बेस पर नर्सेज क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं।
तो ये सब हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन फेज में करते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? सर इसकी समझ आ गई है। ये नर्सिस पैराडाइम कॉन्सेप्ट जो है उसकी जो एक वो पिक्चर सी बनी हुई थी उसका उसका नहीं समझ आ रहा। पेजेस से ऊपर जो स्लाइड है। अच्छा जी, ये वाला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अच्छा इसमें सिर्फ आपको बताया सर जा ये रहा। हाँ जी, जी जी बोले। इसमें सर हमने ये 4 चीज़ें याद करनी है कि उसका जो नर्सिंग इस थ्योरी का है कि इसमें हम नर्सिंग, पर्सन, एनवायरनमेंट और हेल्थ की बात करते हैं। बिल्कुल। मेटा पैराडाइम जो है, ये सारे जितने भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, सारे थ्योरीज के मेटा पैराडाइम पढ़ेंगे। मेटा पैराडाइम से क्या मुराद है? मेटा पैराडाइम से मुराद ये है कि जो थ्योरीज थी, तो थ्योरीज जो थी उनका नर्सिंग के हवाले से क्या ख्यालात था, क्या कंसेप्ट था, परसेप्शन था, पर्सन के हवाले से उनकी क्या समझ आ गई? सर मेटा पैराडाइम तो पिछली थ्योरी के भी यही थे, लेकिन उनको हम डेफिनेशंस उनकी अलग-अलग साइंटिस्ट के हिसाब से करेंगे जी, इन जी, चारों की। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कि हर ठीक, एक चीज़ की आपने ठीक। अलग-अलग डेफ़िनेशन याद करनी होगी, और ये थ्योरी आपने पानी की तरह याद करना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपको ये नहीं कहेंगे कि ये थ्योरी जो है इसने दी थी। हाँ जी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि होंगे ना आपके जो पेपर होंगे नर्सिंग थ्योरी के, तो नर्सिंग थ्योरी के ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं, मतलब 2 एमसीक्यूज़ आपको ऐसे भी आएँगे, 2 से ज़्यादा आएँगे, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज़ एक ही टॉपिक से आए हुए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले पूरा पेपर जो है रीड आउट करना होगा, क्योंकि जो पहला वाला एमसीक्यूज़ होता है, तो उस पहले वाले का एमसीक्यूज़ का जो आंसर होता है वो दूसरे एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है? तो आप लोग जब रीड आउट करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ये एमसीक्यूज़ जो है ये कौन सी थ्योरी से लिया गया है, ठीक है, या कौन से टॉपिक से जो है ये एमसीक्यूज़ लिया गया है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी आपके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को हल करने होंगे। पहले उसको पूरा रीड आउट करना होगा, और रीड आउट करने के बाद फिर आपने उसकी क्या करनी है, मार्किंग करनी है। ठीक है? सो हमारे साथ फेज आता है, ठीक है, नर्सिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, तो वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन फेज है। आइडेंटिफिकेशन फेज में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन फेज में बेसिकली नर्स सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असिस्टेंस। नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, नर्सेज प्रोफेशनली अपने जो मेथड्स होते हैं, अपने जो स्किल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं, पेशेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। पेशेंट बिगिन टू फील कंफर्टेबल विद द नर्सेज। इसी वजह से पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, फिर नर्सेज के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पेशेंट बिगिनस टू फील बिलोंगिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम। पेशेंट को नर्सेज जो है वो इस तरीके से डील कर रहे होते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगना, महसूस होना ऐसा शुरू हो जाता है कि ये नर्स जो है ये हमारे अपने लगते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार है जो कि हमें इतना केयर दे रहे हैं, हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं। तो पेशेंट को जो है इस तरह से फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे कि हम इस नर्स के कोई अपने हैं, ठीक है, जो कि हमें इस तरह से केयर दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, आइडेंटिफिकेशन फेज में होता है। ठीक है? इसी तरह से अगर आप मज़ीद आगे देखें, तो एक्सप्लॉयटेशन फ़ेज़ है। एक्सप्लॉयटेशन फ़ेज़ ये आपके पास तीसरा फ़ेज़ है, ठीक है? आपको ये भी होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड फ़ेज़ ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब ये है कि इंटरपर्सनल नर्सिंग थ्योरी की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है उसका तीसरा फेज़ क्या है, ठीक है? तो आपको नेम दिए गए होंगे। पहला नेम जो है आपके पास क्या होगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है, या आइडेंटिफिकेशन है, या एक्सप्लॉयटेशन है। तो आपके पास जो तीसरा फेज है वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है? एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, द फेज ड्यूरिंग विच द पेशेंट मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल प्रोफेशनल
सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे साथ वो फेज़ होता है जिसमें पेशेंट को जो है हर तरह की सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है। हॉस्पिटल जो है वो उनको हर तरह की सर्विसेज जो है दे रहे होते हैं। सो ये वो फेज़ होता है जिसमें पेशेंट को हर तरह की सर्विसेज जो है वो दी जा रही होती है, उनका सही तरीके से ख्याल रखा जा रहा होता है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट में मेक माइनर रिक्वेस्ट और अटेंशन गेटिंग टेक्निक्स। ठीक है, patient may make minor request और attention getting technique। पेशेंट को जो है फिर अपनी तरफ नर्सिस को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए फिर उसको इतनी ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उनको हर तरह की सहूलियात जो है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही होती है। तो उनके कहने के मतलब उनको फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो फिर इस तरह से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। Nurses use appropriate interview techniques in order to explore, understand and adequate deal with patient problem। इसी तरह से नर्सेज जो है अपने प्रोफेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए पेशेंट के साथ ऐसे तरीके में बात करते हैं, ऐसे तरीके से उनसे इंटरव्यू करते हैं जिसके ज़रिए पेशेंट जो है वो अपनी जो कंडीशन है वो आराम से अपने पेशेंट के अपने नर्स के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और नर्सेज जो है वो आसानी से पेशेंट के जो प्रॉब्लम है, उनके जो नीड्स है उसको क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये सब कुछ कौन से फेज़ में होता है, ये सब कुछ तीसरे फेज़ में होता है जो कि एक्सप्लॉयटेशन फेज़ है। अच्छा जी, तीसरा फेज़ जो लास्ट फेज़ हमारे साथ आता है इंटरपर्सनल थ्योरी का, तो वो क्या है, वो हमारे साथ रेज़ोल्यूशन फ़ेज़ है। रेज़ोल्यूशन फ़ेज़ ये कौन-सा फ़ेज़ है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप, ये हमारे साथ वो फ़ेज़ होता है जिसमें पेशेंट को मुकम्मल केयर दी जा चुकी होती है और अब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाना होता है। मतलब ये पेशेंट की और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो उसके ख़ात्मे का फ़ेज़ है, क्योंकि जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो फिर पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। पेशेंट नीड्स हैव ऑलरेडी बीन मेड। पेशेंट की जो ज़रूरियात है वो मुकम्मल हो चुके होते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की मदद की उसके ज़रिए। ठीक है, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर पेशेंट इफ़ साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, इसी तरह से जो टर्मिनेशन फेज़ या रेजोल्यूशन फेज़ है, ये भी एक बहुत मुश्किल फेज़ होता है, ख़ास तौर पर उन पेशेंट के लिए जो कि ज़हनी तौर पर दूसरे लोगों के मोहताज हो चुके होते हैं। मतलब उनको इतनी केयर दी जा चुकी होती है, उनका इतना ख्याल रखा जा चुका होता है कि वो ठीक होने के बावजूद भी वो फिर क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ख्याल है वो दूसरे लोग जो है इसी तरह से रखते जाए और हम जो है हमें मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से हमारे साथ जो रेजोल्यूशन फ़ेज़ है, ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर क्या हुए होते हैं, ज़हनी तौर पर दूसरों पर डिपेंडेंट हुए होते हैं। समझ आ गई इसकी? जी सर, सबको एक दफ़ा समराइज़ कर दें, तीनों चारों को। अच्छा जी। सबसे पहले हमारे साथ ओरिएंटेशन फ़ेज़ होता है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको स्टोरी की तरह बताता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में जो है बात बैठ जाए। ओरिएंटेशन फ़ेज़ बेसिकली ये हमारे साथ इंटरव्यूइंग फ़ेज़ को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ वो फ़ेज़ होता है जिसमें नर्स और पेशेंट के दरमियान पहली बार जो है वो इंटरेक्शन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। तो इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में नर्सेज़ जो है वो पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं, उनके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो डेटा कलेक्ट करके उस डेटा के बेस पर क्या करते हैं, पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें
नर्सिस जो है वो पेशेंट के साथ या पेशेंट जो है वो नर्सिस के साथ कोलैबोरेट करके, मतलब नर्सिस के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके नर्सिस को डेटा देते हैं और नर्सिस उसी डेटा के बेस पर पेशेंट के जो मसाइल है उसको डायग्नोज करके उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इन प्रॉब्लम को हम किस तरह के ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं और कौन से स्ट्रेटजी जो है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट और नर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है कायम होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे साथ पहला फेज़ होता है, तो पहले फेज़ में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि क्लाइंट जो है वो पहली दफ़ा नर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से पेशेंट को नर्स जो है अनजाना अनजाने जो है वो महसूस होते हैं। लेकिन जब इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, तो बातचीत करने की वजह से फिर आगे इस फेज़ में इनकी रिलेशनशिप जो है वो कायम हो जाती है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। दूसरा फेज़ हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन फेज़ है। आइडेंटिफिकेशन फेज़ ये वो फेज़ होता है जिसमें नर्सेज जो है प्रोफेशनल तरीके से अपने पेशेंट को क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, उनको केयर दे रहे होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं नर्सेज के साथ, और पेशेंट को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है जैसे नर्सेज जो है उनके कज़न्स वगैरह है या उनके कोई करीबी रिश्तेदार है जो कि उनका इतना ख्याल रख रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फेज़ में, आइडेंटिफिकेशन फेज़ मतलब उनकी जान पहचान हो जाती है इस फेज़ में। इसी तरह से तीसरा जो हमारे साथ फेज़ आता है वो एक्सप्लॉयटेशन फेज़ है। एक्सप्लॉयटेशन फेज़ से मुराद ये है कि ये वो फेज़ है हमारे साथ इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी का, जिसमें जो नर्सेज है वो पेशेंट को मुकम्मल फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहे होते हैं और पेशेंट जो है वो मुकम्मल जो है मौके से फ़ायदा उठाते हुए सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें पेशेंट को हर तरह की सहूलियात जो है वो दी जा रही होती है, तो इस वजह से पेशेंट को जो है बताने की या कहने की या लोगों को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें नर्सिस क्या करते हैं, इसमें नर्सिस प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट से क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, और उसी इंटरव्यूज़ के बेस पर पेशेंट जो है वो फिर अपने नर्सिस को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसी तरह से उसी इंफॉर्मेशन को नर्सिस अंडरस्टैंड करते हुए उनके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डील करते हैं। सही है। इसके बाद आपके पास जो लास्ट फेज़ आता है वो है रेजोल्यूशन फेज़। रेजोल्यूशन फेज़ से मुराद ये है कि ये आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी है उसका लास्ट फेज़ है। इसको टर्मिनेशन फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में पेशेंट की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो चुकी होती है, उनको हर तरह की केयर जो है, उनकी हर तरह की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो चुकी होती है, तो इस वजह से फिर इनको मज़ीद केयर की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको जो है डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, इनको जो है फारिग करना होता है हॉस्पिटल से। ठीक है, तो इस वजह से इस फेज़ में जो प्रोफेशनल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप नर्स और क्लाइंट के दरमियान कायम हो चुकी थी, तो वो रिलेशनशिप जो है इस फेज़ में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए जो कि ज़हनी तौर पर जो है नर्सिस पर जो है वो डिपेंडेंट हो चुके होते हैं और दूसरे लोगों पर जो है वो डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको आदत सी हो गई होती है दूसरे लोगों की मदद हासिल करने का। ठीक है, तो ये 4 फेजेस है आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी के। समझ आ गई। अब आ जाते हैं रोल ऑफ नर्सिस की तरफ। नर्सिस का क्या रोल है, नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। स्ट्रेंजर, नर्स सीम टू बी अ स्ट्रेंजर टू पेशेंट। ज़ाहिर बात है जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आप स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हर पेशेंट को जो है नर्स जो है वो स्ट्रेंजर लगते हैं, मतलब अनजाने लगते हैं। ठीक है, टीचर, नर्स जो है एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग द क्लाइंट लर्न फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। नर्सिस जो है वो क्या करते हैं, वो
अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स के साथ जो है फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीक़ों से जो है अपने पेशेंट के साथ हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं। रिसोर्स पर्सन, नर्स जो है एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं। कैसे? प्रोवाइड द स्पेसिफिक आंसर टू पेशेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर पेशेंट को किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हो, किसी किस्म के सवालात उनके ज़हनों में चल रही हो, तो उन सवालात के जवाबात जो है नर्सेस क्या करती हैं, उनको देती हैं और उनके सवालात को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सरोगेट, सरोगेट से मुराद ये है कि सर्विंग एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अनदर सच एज पेरेंट और सिबलिंग, ठीक है। नर्सेस जो है ये एज अ सरोगेट के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं कि ये अपने पेशेंट का ख्याल रखते हुए उनकी जो स्टेटस है उसके बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं, ठीक है। उनको इन्फॉर्म करते हैं या उनके जो सिबलिंग होते हैं मतलब भाई बहन वगैरह उनको क्या करते हैं, बताते हैं। नर्स जो है एज अ लीडर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, ऑफरिंग डायरेक्शन टू क्लाइंट और सही ग्रुप। है, सुरोगेट वाला दोबारा बताइएगा। सरोगेट से मुराद ये है कि नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, वो पेशेंट और जो पेशेंट के पेरेंट्स या जो सिबलिंग होते हैं उनके दरमियान एक ज़रिया होता है। क्योंकि नर्सेज जो है वो डायरेक्टली पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, तो पेशेंट की जो स्टेटस है उसके बारे में उनको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो उनकी स्टेटस जो है वो उनके पेरेंट्स को क्या करते हैं, बताते हैं, उनके सिबलिंग को क्या करते हैं, बताते हैं, ताकि उनको पता हो कि उनके जो पेशेंट हैं, उनकी जो मरीज़ है, उनकी हालत कैसी है, ठीक है। तो सरोगेट के तौर पर रोल प्ले करते हैं नर्सेज। समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी। लीडर, लीडर इस तरह से नर्सेज जो है एज अ लीडर इस तरह से रोल प्ले करते हैं कि नर्सेज जो है एक तो अपने पेशेंट्स को जो है डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनको समझाते रहते हैं। इसके अलावा जो उनके ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो दूसरे हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। कि मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई डोजेज देनी हो, ठीक है, या डोजेज जो है वो दे चुकी हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो वो एज अ लीडर के तौर पर क्या करते हैं, अपने टीम मेंबर्स को लीड करते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं। काउंसलर से मुराद ये है कि प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनकरेज टू मेक डिसीजन। नर्सेज जो है वो ऐसे सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स को या क्लाइंट्स के जो अटेंडीज होती हैं उनको क्या करते हैं, काउंसलर करते हैं, उनको जो है गाइडेंस देते हैं, उनको जो है सिचुएशन के बारे में उनको आगाही देते हैं और उनको जो है डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करते हैं कि किस तरह के डिसीजन आपको लेनी चाहिए, कैसी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये रोल नर्स जो है ये क्या करते हैं, प्ले करते हैं और इसको क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, मतलब काउंसलिंग करते हैं पेशेंट और पेशेंट के अटेंडीज के। इंटरपर्सनल थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेस। इंटरपर्सनल थ्योरी नर्सिंग प्रोसेस दोनों हमारे साथ सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। बोथ आर सीक्वेंशियल एंड फोकस ऑन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। नर्सिंग प्रोसेस को अगर हम देखें तो नर्सिंग प्रोसेस भी ये हमारे साथ एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पर जो है वो डिपेंडेंट है। और जो इंटरपर्सनल थ्योरी है इसमें भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पर बात हुई है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस ये भी हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, फिर नर्सिंग प्लानिंग, फिर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और आखिर में इवाल्वेशन करते हैं। इसी तरह से इंटरपर्सनल थ्योरी ये भी हमारे साथ एक सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस पर मुश्तमिल, स्टेप्स पर मुश्तमिल एक थ्योरी है जिसमें सबसे पहले हम ओरिएंटेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर एक्सप्लॉयटेशन और लास्ट में हम रेजोल्यूशन करते हैं। तो ये तो एक बात कॉमन हो गई। दूसरी बात यह है कि बोथ यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर द नर्स एंड पेशेंट टू कोलैबोरेट ऑन एंड विद द एंड पर्पस ऑफ मीटिंग द पेशेंट नीड। दोनों नर्सिंग प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में भी हम डेटा गैदर करने के बाद पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करके पेशेंट की नीड्स को पूरा करते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से इंटरपर्सनल थ्योरी में भी हम क्या करते हैं, पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम है उसको मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और प्लानिंग करने के बाद एट द एंड उसके जो नीड है उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो दोनों हमारे साथ एक तरह है। इसी तरह से बोथ यूज ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्डिंग एज बेसिक टूल यूटिलाइज बाय नर्सिंग, ठीक है। दोनों प्रोसेस, इंटरपर्सनल थ्योरी, नर्सिंग प्रोसेस, दोनों में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, इसी तरह से उनकी जो स्टेटस है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उसी के बेस पर हम नर्सिंग प्रोसेस को आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी तरह से हिलगट ई अप्लाई थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेस, द फोर फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन आर अप्लाइड टू नर्सिंग प्रोसेस। सो अगर इसको हम नर्सिंग प्रोसेस पर अप्लाई करें, हिलगट पे अप्लाई की जो इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी है, सो ओरिएंटेशन फेज जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया था कि ये वो फेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम पहला काम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, पेशेंट की इंट्रोडक्शन करते हैं, अपनी इंट्रो उनको कराते हैं, ठीक है, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, डेटा उनसे गैदर करते हैं। सो ओरिएंटेशन फेज़ ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट फेज़ में आता है। आइडेंटिफिकेशन फेज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन फेज़ से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने लिए गोल सेट करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन फेज़ में जो गोल प्लानिंग हमने की होती है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट पर, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट चौथा लास्ट फेज़ है रेजोल्यूशन, तो इस रेजोल्यूशन में हम पेशेंट को टर्मिनेट करते हैं ना। तो इवाल्वेशन फेज़ में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको देखते हैं, अगर वो ठीक हो तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे साथ दोनों क्या है, कोरिलेट है, और एमसीक्यूज़ में ये आपसे पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन फेज ये नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप जो है फॉलो करता है। तो ओरिएंटेशन नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट स्टेप को फॉलो करता है। आइडेंटिफिकेशन, गोल सेटिंग और प्लानिंग को क्या करता है, फॉलो करता है। एक्सप्लॉयटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रेजोल्यूशन इवाल्वेशन को। स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसमें कौन सी बातें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला था। दिस थ्योरी प्रोवाइड नर्स विद अ फ्रेमवर्क टू इंटरेक्ट विद पेशेंट। इस थ्योरी में पहली बात ये की गई थी कि इस थ्योरी में नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। और उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो पहली स्ट्रेंथ इसकी ये है। दूसरी स्ट्रेंथ इसकी ये है कि दिस थ्योरी प्रोवाइड लॉजिकल सिस्टमेटिक वे ऑफ व्यूइंग नर्सिंग सिचुएशन। इस थ्योरी में जो है ये बात भी बताई गई है कि हमें नर्सिंग जो सिचुएशन है, ठीक है, नर्सिंग की जो सिचुएशन है उसको जो है एक लॉजिकल सिस्टमेटिक वे से जो है इस थ्योरी में दिखाया गया है, ठीक है। कि जो नर्सिंग प्रोसेस है, इस नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिस ने क्या करना होता है, सिचुएशंस को देखते हुए पेशेंट्स की जो नीड्स है उसको क्या करना है, उसको फुलफिल करना है। तीसरी स्ट्रेंथ इसकी ये है कि दिस थ्योरी हेल्प पेशेंट एड्रेस देयर एंजाइटी, टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन। इस थ्योरी में जो है ये भी बताया गया है कि किस तरह से नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट की जो एंजाइटी है, उनकी जो टेंशन है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं और उनकी एंजाइटी, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं नर्सेज। तो इसके बारे में भी इस थ्योरी में बात की गई है। तो इस वजह से इस थ्योरी की ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रेंथ है, इस वजह से इसको माना जाता है। वो बातें जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी, वो ये है कि पहली बात ये है कि हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस वाज लेस एम्फसाइज्ड। इस थ्योरी में हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस के बारे में बहुत कम ही बात हुई थी, मतलब ना होने के बराबर हुई थी, जिसकी वजह से इस पर क्रिटिसिज्म हुई थी। दिस थ्योरी कैन नॉट बी यूज इन सच अ पेशेंट हु डज नॉट हैव a field of for need लाइक withdrawn और अनकॉन्शियस पेशेंट। इस थ्योरी की दूसरी जो वीकनेस है वो ये है कि इस थ्योरी को हम ऐसे पेशेंट
पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट हो, ठीक है, या जो कि क्या हो, विड्रॉन हुए, मतलब जो कि अपने होश और हवास में ना हो, या जिनको हेल्प की ज़रूरत ना हो, जिनको जो है नीड की ज़रूरत ना हो, ठीक है, जिनको नीड फील ना होते हो, तो ऐसे लोगों पर हम ये थ्योरी जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी क्या है, वीकनेसेस है। इन बातों की वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। समझ आ रही है? जी सर। Okay, very good. Application of theory in nursing. So nursing education, nursing research, interpersonal relation theory, education, nursing research, clinical practice. ये तो एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। कंक्लूजन में क्या कहते हैं? कंक्लूजन में कहते हैं कि पिपलाई थ्योरी हैज़ प्रूव्ड of great use to later nurse theorists and clinicians in developing more therapeutic nursing intervention, including the 7 nursing rule, which show the dynamic character role typically in clinical nursing. It entails that nurse duty is not just to care, but the profession also incorporate every activity that may affect the client health. ठीक है, अच्छा जी। इस कंक्लूजन में आपको ये कहते हैं कि पिपलाई की जो थ्योरी है इसका इस्तेमाल जो है बाद में फिर बहुत ज़्यादा हुआ, और बहुत ज़्यादा जो दूसरे नर्सिंग थ्योरिस्ट थे और जो क्लिनिशियन थे, ठीक है, उन्होंने इस पिपलाई की थ्योरी को यूज़ करते हुए अपनी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको क्या किया, उसको इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रूवमेंट उन्होंने जो है इसी पिपलाई की थ्योरी को यूज़ करते हुए वो अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसमें उन्होंने क्या की, इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। इसी तरह से इस थ्योरी में ये बात भी कही गई थी कि नर्सिस का काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने पेशेंट को केयर दे, बल्कि नर्सिस का काम ये भी है कि वो अपने पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो अपने पेशेंट या अपनी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ऐसे अंदाज में क्या करे, ऐसे अंदाज में उसको वो फॉलो करे कि इससे नर्सिंग की जो पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, वो क्या हो, वो अच्छे तरीके से पॉजिटिवली क्या हो, इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है इस बारे में, मतलब इस थ्योरी की जो कंक्लूजन है वो ये है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, कंक्लूजन तो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन चले फिर भी थोड़ी सी आप फिर देख लें। रिप्लाई थ्योरी फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्लाई थ्योरी में किस चीज़ पर फोकस किया गया था? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर। इस थ्योरी को कब डेवलप किया गया था, प्रपोज किया था? 1952 में। इसके पर्सनल रिलेशन की कितने फेजेस है? 4 फेजेस है। ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रेजोल्यूशन। एक्सप्लॉयटेशन फेज को वर्किंग फेज भी कहते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन फेज को वर्किंग फेज भी कहते हैं। दिस थ्योरी कैन नॉट बी यूज ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट। इस थ्योरी को आप अनकॉन्शियस पेशेंट पर अप्लाई नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस थ्योरी इंक्लूड मोर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। इस थ्योरी में ज़्यादातर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन पर क्या किया गया है, काम किया गया है। तो ये तैयार बने बनाए एमसीक्यूज आपको लास्ट में दिए गए हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लेक्चर था आज का हेलगट पेप्लाई का। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।